नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, क्या थी रिंग फेंस पॉलिसी, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो हम रिवीजन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, तो फटाफट देख लेते हैं क्या थी रिंग फेंस पॉलिसी, इसका बैकग्राउंड क्या था वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वॉरेन हेस्टिंग चार्ज लेते हैं गवर्नर जनरल कहाँ के एरिया का, बंगाल का, बंगाल प्रोविंस का। कब? 1773 में। देखो काफी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 72, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेट है 1773, और काफी बुक में आप देखोगे ये 72, तो ये फिक्स वाला थोड़ा डाउट है मुझे भी, मैं जो चीज है वही बोलूंगा। मैं एनसीईआरटी वाला पिक करके चल रहा हूँ। दैट टाइम इन इंडिया 3 मेजर पावर्स थी। उस टाइम पे जब वॉरेन हेस्टिंग अपना चार्ज लेते हैं गवर्नर जनरल का, तो उस टाइम पे जो इंडियन रूलर्स थे, जो सबसे मेन पावर में थे, जो मतलब मजबूत थे, तो वो कौन थे? मशहूर, जहाँ पे टिप्पू सुल्तान आपको देखने को मिलेंगे, और मराठा और हैदराबाद के निजाम्स। इन अदर साइड इंडियाज नॉर्थ वेस्ट साइड फियर ऑफ अफगान इन्वेडर। नॉर्थ वेस्ट साइड वाला एरिया है जो पाकिस्तान हो गया और पंजाब हो गया, ये वाला जो एरिया है करंट में, जो अपना इंडिया में पंजाब है वो, और पाकिस्तान वाला जो एरिया, वहां पे फियर रहता था कि अफगानिस्तान वाले जो इन्वेडर हैं वो कब इन्वेड ना कर दें। अफगानिस्तान फियर बना रहता था कि अफगानी है वो कब इन्वेड ना कर दें उस एरिया पे। तो ये जो डर था ये बना रहता था कि भाई कब वो अटैक ना कर दें। टू डिफेंड द कंपनी फ्रंटियर, ये कंपनी को डर बना रहता था। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई डिफेंड करने के लिए जो एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, कंपनी मेक ए पॉलिसी। तो कंपनी ने सोचा एक पॉलिसी बनाते हैं, एंड दिस पॉलिसी कॉल्ड पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। और जो ये पॉलिसी इन्होंने बनाई इसको बोला गया पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। मेन बात ये है कि ये पॉलिसी में था क्या। बाय दिस पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑर्डर अवॉइड डायरेक्ट बाउंड्री बिटवीन द मेजर मिलिट्री पावर्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अवॉइड करती थी कि जो डायरेक्ट बाउंड्री है, जो मेजर मिलिट्री पावर्स हैं, उनसे दूर रहें। कैसे? अब जैसे भैया अफगान, अब ये चीज कैसे, देखो भैया मान लो ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया, यहाँ पे कोई और जो एरिया है जहाँ पे कोई और इंडियन रूलर राज कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये एक जो बाउंड्री लाइन है ये अफगानिस्तान इन्वेडर, जो अफगानिस्तान वाले हैं, अफगानिस्तान से टच कर रही है, वे अफगानिस्तान वाले इस पे इन्वेड ना कर दें इस रूलर पे। तो जो ये वाली जो बाउंड्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बसती थी कि जो इन्वेडर है उनसे हम थोड़ा दूर रहें, उनकी जो बाउंड्री है उनसे हम थोड़ा सा दूर रहें। थोड़ा सा और आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रिंग फेंस पॉलिसी में ये जो बात बोल रहा है ना, अवॉइड करते थे जो डायरेक्ट बाउंड्री है बिटवीन मेजर मिलिट्री पावर से, उनसे ये अवॉइड करते थे कि दूर रहें। देखो, अंडर द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन बिटवीन देम एंड द अदर मेजर मिलिट्री पावर। कैसे? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कोई और रूलर है जो इंडियन रूलर है, उसका एरिया है सारा, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की है वो है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, और यहाँ पे क्या है, एनिमी, ये वाली लाइन इनको टच कर रही है ना कि इनको। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इस वाले रूलर को सपोर्ट करती है, उसको मिलिट्री एड देती है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मजबूत करती है, ठीक है, ताकि ये इनसे कॉन्फ्लिक्ट में भिड़े ना, कि इनको कोई नुकसान हो। तो इस जो एरिया, ये जो एरिया है इसको बोला गया बफर स्टेट या बफर जोन। डिफेंड द नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफगार्डिंग योर ओन टेरिटरीज। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इनको मिलिट्री एड देके इनको मजबूत कर रही है, इनको डिफेंड कर रही है, ताकि ये इनसे लड़े, इनका नुकसान ना तो मैन पावर का नुकसान हो, ना इकोनॉमिकली इनके भाई जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो। बफर स्टेट हैड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस। वही जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, बफर स्टेट को क्या करते थे, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैव 2 एडवांटेज इन दिस, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 एडवांटेज थे। क्या? फर्स्ट, देयर टेरिटरी सेफगार्ड बाई अदर्स। भाई उनकी टेरिटरी क्या है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लड़ रहे हैं, इनको एड दे देते हैं, ये अपने आप लड़ते रहते हैं, इनसे इनकी सेफगार्ड, इनकी जो टेरिटरी है वो सेफगार्ड आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बफर स्टेट को ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि बफर स्टेट की वजह से क्या, इनकी टेरिटरी सेफगार्ड है ना। और दूसरा क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन इंप्रूव देयर आर्मी ऑन बफर स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे जो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं वो फ्री में, यहाँ पे इनको कह रहे हैं कि भैया तुम हमसे मिलिट्री एड लो, हम आपको मिलिट्री देंगे, हमारे मैन देंगे, और अच्छे अच्छे वेपन भी देंगे, और आप उनका जो भी खर्चा है वो आप बियर करेंगे, ठीक है। तो दूसरे के खर्चे पे
अपने आप को सेफगार्ड करना, अपने बंदों को एम्प्लॉयमेंट देना, अपने बंदों को दूसरे के स्टेट में, दूसरे की टेरिटरी में सैलरी प्रोवाइड करवाना और अपनी टेरिटरी को सेफ रहने देना और अपनी टेरिटरी को सेफ करने की पॉलिसी अपनाना। तो यही तो चीज है। ये जो रिंग फेंस पॉलिसी के जो दो मेन पिलर हैं वो यही हैं। ये यही जो बात कर रहा है बफर स्टेट वाली, और दूसरा क्या है, जो बफर स्टेट है, ये जो एरिया है, ये जो टेरिटरी है, इस रूलर को क्या है, आर्मी प्रोवाइड करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी प्रोवाइड करती है उनके एक्सपेंसेस पे, उनके खर्चे पे, किसके, राजा के खर्चे पे, जो ये बफर स्टेट वाला जो रूलर है इसके खर्चे पे। अब यही सारी पॉलिसी क्या करती है, जहां जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं वहां पे आसपास के जो रूलर हैं, जो टेरिटरीज हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनको ये यही सी पॉलिसी में फंसा लेती है कि भैया जो बाहर के इन्वेडर है उनसे ये सेफ गार्ड रहे। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कोई प्रोविंस, यहाँ पे कोई प्रोविंस, यहाँ पे कोई प्रोविंस, यहाँ पे कोई छोटा प्रोविंस, कोई बड़ा प्रोविंस, ऐसे करके इन सारे प्रोविंस को ये क्या करती है, बफर स्टेट बना देती है, इनको मिलिट्री एड देती है, और जो ये प्रोविंस है दूसरे ये वाले, इन्हीं के एक्सपेंसिस पे, इन्हीं को ये कहते हैं कि भैया आप इनका खर्चा उठाओ और आप हमारी आर्मी लो। और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय करती है आराम से कि भैया हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो बिल्कुल सेफ गार्ड हैं, ये झेलेंगे जो भी अटैक होगा, इनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही थी रिंग फेंस पॉलिसी। वी सी सब्सिडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेस्ली इज एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी। जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आगे, सब्सिडरी अलायंस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ ही सब्सिडरी अलायंस का जो एग्रीमेंट है ये साइन करती थी। तो इस एग्रीमेंट का मतलब क्या था, तो वो तो हम अलग एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये क्या था सब्सिडरी अलायंस, ये एक्सटेंशन था रिंग फेंस पॉलिसी का भी। सेम चीजें यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन किसके अंडर में, सब्सिडरी अलायंस इसका नाम रख दिया गया आगे जाके। मतलब जो चीजें आज के टाइम में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, बफर स्टेट बना रही है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो चीजें ये आगे भी करती है, लेकिन नाम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है। क्या, सब्सिडरी अलायंस इसमें एक दो चीजें और ऐड करती है इस पॉलिसी में। उसके बाद ये जो मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको जो ये रिंग फेंस पॉलिसी है बता देता हूं। जैसे बंगाल में क्या है, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हुआ था फुल। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर की तरफ चलोगे, जब बिहार वाला एरिया है, बिहार वाला जो एरिया है, जो अवध वाला एरिया है, वहां पे कौन थे, नवाब ऑफ अवध। और उसके ऊपर जो अवध वाली टेरिटरी खत्म होने के बाद ऊपर कौन रूल कर रहे थे, मुगल्स। तो इस वाले एरिया में, तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमेशा डर रहता था, फियर रहता था क्या, जो अफगान के इन्वेडर है वो अटैक ना कर दें। तो इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचती है कि इस एरिया को हम बफर स्टेट क्रिएट कर देते हैं, ताकि हम इनको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम इनको सपोर्ट करेंगे, मिलिट्री देंगे, और जो मिलिट्री देंगे वो किन के पैसे पे पलेगी, वो इन नवाब ऑफ अवध के पैसे पे पलेगी। तो इसी को बोला गया बफर स्टेट, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा फियर रहता था कि जो ये अफगान के जो इन्वेडर हैं ये अटैक करके मुगल्स को खत्म करने, ये जो अफगानी इन्वेडर हैं ये यहाँ तक ना पहुंच जाए, कहाँ तक, बंगाल तक ना पहुंच जाए, उनकी टेरिटरी तक ना पहुंच जाए। तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इस अवध वाले एरिया को क्या कर देती है, बफर स्टेट बना देती है। और जो सोल्जर है वो किन के पैसे पे पलते थे, वो जो बफर स्टेट है उनके पैसे पे पलते थे। दैट्स व्हाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेक अवध एज ए बफर स्टेट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू अवध, अवध ऑन अवध एक्सपेंसेस। अवध के ही खर्चे पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती थी, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती थी अवध को, और किसका खर्चा होगा, अवध का ही खर्चा होगा उसमें। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड कर रही है मिलिट्री सपोर्ट, किसको, अवध को, और किसके खर्चे पे, अवध के ही खर्चे पे। We were see the effect of this policy during Anglo-Mysore War और फर्स्ट एंग्लो-मराठा वॉर। ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं जो एंग्लो-मैसूर वॉर हुई उनमें, और फर्स्ट जो एंग्लो-मराठा वॉर हुई उसमें। इनके ऊपर हमने वीडियो भी नहीं बनाई है, तो इसका भी रिवीजन, इन दोनों, तो इनका भी जो रिवीजन है वो हम आगे करेंगे इस टॉपिक के बाद। या तो मैं एंग्लो-मराठा वॉर स्टार्ट कर दूंगा या एंग्लो-मैसूर वॉर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब हम वो वीडियो बनाएंगे उसमें आप देखोगे रिंग फेंस पॉलिसी को यूज किया जा रहा है। दिस पॉलिसी of ring fence was reflected in Von Hastings' approach toward his war against Maratha and Mysore। और 1775 आते आते क्या होता है, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर देती है वॉर अगेंस्ट मराठा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान लो, यहाँ पे एक चीज है, जो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसके अंडर में है, बंगाल के अंडर में ही है। जो मैंने आपको तीन बताया था ना, बॉम्बे हो गया, मद्रास और बंगाल। अब बंगाल के अंडर में ये दोनों काम कर रही हैं।
जो प्रेसिडेंसी हैं, इनको कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, बंगाल को रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी बिना बंगाल को बताए हुए मराठास के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देती है। और इस बात का पता जब वॉन होस्टिंग को चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बॉम्बे में है उसने अटैक कर दिया मराठा पे, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भैया फटाफट इस वॉर को स्टॉप कर दो और ट्रीटी साइन कर लो। क्योंकि तब तक 1775 तक, बिकॉज टिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट मेक रिंग फेंस ओवर मराठा, क्योंकि वॉरेन होस्टिंग इसलिए ये मूव चलते हैं, इसलिए ऑर्डर देते हैं क्योंकि मराठा के अपोजिट में उन्होंने कोई भी रिंग फेंस पॉलिसी को लेके कोई भी ऐसा बफर स्टेट क्रिएट नहीं किया था ताकि उनसे बचा जा सके, या कोई भी ऐसी पॉलिसी उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं की थी। सेकेंड वॉर हुई मराठा के साथ में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803 में। तब तक इन 21 ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेडी देयर बफर स्टेट, और तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रेडी कर लिया था बफर स्टेट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट मल्टीपल वॉर विद मैसूर, वॉज कन्वर्टेड इट इनटू ए बफर स्टेट। और मल्टीपल जो वॉर हैं वो लड़ी जाती हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और जो मैसूर है उसको वो कन्वर्टेड कर देती है किसमें, बफर स्टेट में। क्योंकि आप जब मैसूर की वॉर देखोगे ना, फर्स्ट मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, तो उसमें आप देखोगे हैदर अली भी मारे गए और टीपू सुल्तान भी मारे गए। तो जब यहाँ पे मैसूर में जब कंप्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पपट जो राजा है वो बैठा दिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो साइन कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं, और मैसूर क्या बन जाता है, इनका बफर स्टेट बन जाता है। उसके बाद ये मराठास के ऊपर अटैक करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेते हैं। तो मोटी मोटी ये जो मैंने आपको साथ साथ में जो चीज़ें बताई ना, ये तो चलो साइड बाय साइड चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो रही थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये एक रिवीजन है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ना, तो आप बुक्स तवा जो चैनल है वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये क्लियर, मैंने भी वहीं के ही नोट्स है मेरे, थोड़े बहुत इधर उधर से पढ़े हैं, बाकी वहीं से ही नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।